फाइनेंशियल्स के अनुमान लेकर अशेषा है हमारे साथ। आईटी सेक्टर के नतीजे कैसे रह सकते हैं विकास हमें बताने वाले हैं। मेटल सेक्टर के रिजल्ट्स के अनुमान जो है रविंद्र हमारे बीच रखेंगे। वहीं एफएमसीजी और ऑटो सेक्टर पर सृष्टि और स्नेही हमसे बातचीत करेंगे। तो चलिए सबसे पहले अनुमान जो है बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स की समझ लेते हैं। पूरी टीम जुड़ी हुई है, एक्सपर्ट्स जुड़े हुए हैं इस खास पेशकश की शुरुआत बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स, बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी। अशीषा हमारे साथ जुड़ी हैं बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स के नतीजों की उम्मीदें लेकर। अशीषा बताइए क्या एक्सपेक्टेशंस है इस तिमाही बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स के रिजल्ट से? तो बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें तो याद रखें ऑपरेशनल अपडेट्स तो ऑलरेडी आ चुके हैं और काफ़ी अच्छे ऑपरेशनल अपडेट्स रहे हैं पूरे ही सेक्टर के लिए। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की बात करें या पब्लिक सेक्टर बैंक्स, तो ऑपरेशनल अपडेट्स काफ़ी अच्छे रहे हैं और उसी तरह के नतीजों की एक्सपेक्टेशन भी काफ़ी अच्छी लगाई जा रही है इस तिमाही में। सबसे पहले बैंकिंग सेक्टर की ही बात कर लेते हैं, उसके बाद एनबीएफसीज की भी बात करेंगे। नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात करें तो फ्लैट रहने की उम्मीद है, लेकिन क्रेडिट ग्रोथ 14% का क्रेडिट ग्रोथ ऑलरेडी इंडस्ट्री ने रिपोर्ट कर दिया है सालाना आधार पर। हालांकि डिपॉजिट ग्रोथ थोड़ी सी कमजोरी यहां पर दिखी थी, 10 से 11% का डिपॉजिट ग्रोथ भी इंडस्ट्री ने रिपोर्ट किया। नेट इंटरेस्ट मार्जिन फ्लैट रहेंगे। मैक्रो इकोनॉमी को लेकर काफी अनसर्टेनिटी है, लेकिन उसके बावजूद बैंकिंग सेक्टर अच्छे नतीजे चौथी तिमाही में पेश करता हुआ नजर आ सकता है। इसके अलावा एनबीएफसी सेक्टर की बात करते हैं और यहाँ से भी अच्छी उम्मीदें लगाई जा रही है। गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनीज की बात करें या ऑटो फाइनेंसिंग कंपनी, अक्रॉस द बोर्ड सभी एनबीएफसीज अच्छे नतीजे इस तिमाही में पेश करते हुए नजर आ सकते हैं। कॉस्ट ऑफ फंडिंग्स में कोई गिरावट नहीं दिखी, जिसके चलते नेट इंटरेस्ट मार्जिन लार्जली रेंज बाउंड रहेंगे, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी फ्रंट पर करीब 30% का एग्रीगेट बेसिस पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ग्रोथ एनबीएफसी सेक्टर के लिए निकल कर आ सकता है। लेकिन अक्रॉस द बोर्ड बीएफएसआई सेक्टर से मजबूत नतीजे एक्सपेक्टेड है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन रेंज बाउंड रहेंगे, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ काफी अच्छा दिखेगा और कंपनीज ने ऑलरेडी ऑपरेटिंग नंबर्स काफी अच्छे रिपोर्ट किए हैं, तो वो नतीजों में भी दिखाई दे सकता है। एब्सोल्युटली। तो अशेषा जैसे बता रही है, चैलेंजेस के बावजूद, अगर आप देखें ग्लोबल अनिश्चितताओं के बावजूद बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स के लिए तिमाही जो है वो स्थिर रहने की उम्मीद है। सालाना आधार पर क्रेडिट ग्रोथ में करीब 14 से 15% की बढ़त के भी आसार यहां पर 14 से 15% रहने की उम्मीद यहां पर लगाई जा रही है। सीधे चलते हमारे मार्केट एक्सपर्ट्स के पास और उनसे समझते हैं कि बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स को लेकर वो अपना रुख कैसा रख रहे हैं। दोनों एक्सपर्ट्स सुदीप सर और अविनाश सर, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम टू ईटी नाउ स्वदेश। अविनाश जी, आपसे शुरुआत करना चाहूंगी, बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स को कैसे देख रहे हैं आप? नतीजों से आप और आपकी रिसर्च टीम ने क्या एक्सपेक्टेशंस लगाई हैं और कौन से रिकमेंडेशंस होंगे इस सेक्टर से जुड़े हुए आपकी तरफ से? मानसी, देखिए बैंकिंग सेक्टर में मुझे लगता है कि चौथी तिमाही काफी स्ट्रांग रहेगी, क्योंकि क्रेडिट ग्रोथ स्ट्रांग है, प्लस ऑन ग्राउंड हमने काफी बैंकों से बात की है, तो क्लियरली डिमांड अच्छा है। मेरे ख्याल से डोमेस्टिक फोकस सेक्टर है, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि जैसे आउटलुक काफी बैंक्स ने शेयर किया है कि नंबर्स तो डेफिनेटली अच्छे आएंगे। यहाँ पे कैनरा बैंक बड़े बैंक्स में हमको पसंद है। देखिए ये बैंक में कोर बैंकिंग बिजनेस भी पिछले 2-3 क्वार्टर से बहुत अच्छा चल रहा है। पिछले साल करीबन 17,600 करोड़ का प्रॉफिट था। इस साल हमको लगता है कि पूरे साल का करीबन 18,500 करोड़ का प्रॉफिट आएगा। इनका आरओई करीबन 19-20% है, आरओए करीबन 6-7% है, प्लस इनके पास कैनफिन होम्स की सब्सिडरी है। तो मुझे लगता है कि करीबन साल भर का नजरिया रखते हैं तो कंफर्टेबली 175-180 का टारगेट प्राइस मिल सकता है। और दूसरा शेयर जो सरकारी बैंक्स में ही है, जो छोटी बैंक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, देखिए यहाँ पे भी ब्रॉड फाइनेंशियल अच्छे हैं। कासा इनका ऑलमोस्ट 50% है। पिछले साल 5,500 करोड़ का प्रॉफिट किया था। इस साल हमको लगता है कि कंफर्टेबली 6,400 करोड़ का प्रॉफिट आना चाहिए। यहाँ पे भी जिस प्रकार का ट्रैक्शन इन्होंने पहले 3 क्वार्टर्स में दिखा है, लग तो रहा है कि 84-85 का टारगेट प्राइस अगले 6 से 12 महीने में पॉसिबल है। तो ये हमारी तरफ से बैंकिंग के फिक्स है, जो रिजल्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिखेगी। एब्सोल्युटली। तो चलिए बैंक्स एंड फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस की उम्मीद, अविनाश जी का भी ये मानना है और उनकी तरफ से स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन कैनरा बैंक और साथ ही बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर। सुदीप जी, आपसे मैं समझना चाहूंगी, बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स में जिस तरह के सेंटिमेंट्स डेवलप होते हुए दिखे हैं, कैसे नतीजे रह सकते हैं और आपकी तरफ से टॉप पिक्स फिर कौन से होंगे?
देखिए, जैसे अविनाश जी ने अभी बताया, बीएफएसआई का इस क्वार्टर के नतीजे स्ट्रांग होने की उम्मीद है और जैसे जैसे अपडेट आ रहे हैं ये साफ हो रहा है कि परफॉर्मेंस अच्छा ही रहेगा। लोन ग्रोथ भी लगभग 15% के आसपास ज्यादातर बैंक्स के हुए हैं। कुछ बैंक्स हैं जैसे एयू वगैरह, इनके लोन ग्रोथ मच बेटर देन एवरेज हुआ है। कुछ स्मॉल फाइनेंस बैंक्स भी हैं, उनके भी लोन ग्रोथ बहुत अच्छे हुए हैं। पर इसके अलावा बड़े बैंक्स के भी अच्छा लोन ग्रोथ देखने को मिला है। जनरली अच्छा क्वार्टर था। एसेट क्वालिटी में भी कोई दबाव आने की संभावना नहीं है। मार्जिन्स भी ठीक ठाक रहेंगे। हालांकि साल के एंड में रुपी का शार्प डेप्रिसिएशन के कारण और कुछ फॉरवर्ड कवरिंग वाले इश्यूज के कारण ट्रेजरी प्रॉफिट लॉस को लेके कुछ कहना अभी मुश्किल होगा। पर बाय एंड लार्ज ऑपरेशनली इट वाज अ स्ट्रांग क्वार्टर। इस सेक्टर के दिग्गज बैंक एसबीआई हमारा फेवरेट बैंक है और इसी शेयर का रिकमेंडेशन हम निवेशक को बहुत दिन से दे रहे हैं। अभी भी इसी शेयर में खरीदारी करने की रिकमेंडेशन देंगे। 1275 का टारगेट हमारा है एक साल के लिए। देखिए, एसबीआई का खास बात यह है कि सबसे बड़ा बैंक तो है ही, पर इसके बावजूद इनका क्रेडिट हो रहा है। एसेट क्वालिटी में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट हुआ है और मार्जिन में जो भी थोड़ा बहुत दबाव था वहां से भी निकल के मार्जिन ग्रोथ की तरफ भी फोकस कर रहे हैं। साथ में सारे जो सब्सिडियरीज हैं इनके वो भी बहुत अच्छा कामकाज कर रहे हैं और कुछ सब्सिडियरीज के आईपीओ के जरिए वैल्यू अनलॉकिंग का भी प्रोसेस एडवांस स्टेज पे पहुंच गया है। तो हम लोगों को लगता है कि यहाँ पे जरूर खरीदारी करना चाहिए और पोर्टफोलियो में एसबीआई को शामिल करना चाहिए। ये जो गिरावट जो वेस्ट एशिया वार के कारण थोड़ा बहुत गिरावट आया था, अच्छा अपॉर्चुनिटी था इस शेयर में अपना पोजीशन बनाने का या पोजीशन इंक्रीज करने का। एब्सोल्युटली। तो चलिए, बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स के नंबर्स, एक्सपेक्टेशन रिजल्ट से क्या है ये हमने जाना। अच्छे नतीजे हो सकते हैं, पॉजिटिव सेट के एक्सपेक्टेशंस लगाकर हम चल रहे हैं। हमारे एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि पॉजिटिविटी बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स में नजर आएगी और दोनों ही एक्सपर्ट्स की तरफ से उनके टॉप रिकमेंडेशंस भी हमने जाने। कैनरा बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र अविनाश जी की तरफ से और एसबीआई सुदीप बंदोपाध्याय जी की तरफ से हमारे पास। अब चलते हैं सीधा उस सेक्टर की तरफ जिस सेक्टर ने काफी चैलेंजेस झेले हैं, आईटी सेक्टर। 2025 भी चैलेंजिंग था और 2026 की शुरुआत से ही हमने काफी बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशन देखे और इसी के चलते सेक्टर जूझ भी रहा है। नतीजों के अनुमान एक बार विकास से पहले समझते हैं, उसके बाद हमारे दोनों एक्सपर्ट से उनकी राय भी जानेंगे। विकास, बताएं आईटी सेक्टर से क्वार्टर 4 में नतीजों के एक्सपेक्टेशंस क्या हैं? जी बिल्कुल, देखिए आईटी के नतीजों की हो चुकी है शुरुआत टीसीएस के नतीजों के साथ। तो टीसीएस के नतीजे मोस्टली इनलाइन और कुछ फ्रंट्स पे तो इनफैक्ट बेटर देन एस्टिमेट भी आए हैं। लेकिन पूरे ओवरऑल आईटी सेक्टर की अगर आप बात करेंगे तो जो क्वार्टर 4 है वो थोड़ा म्यूटेड रहने वाला है। थोड़ी सुस्त ग्रोथ वहाँ पे देखने को मिल सकती है और उसकी वजह तमाम जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज़ और उसके अलावा जो एआई का डिसरप्शन है वो हो सकता है। एक एक करके बात करते हैं पहले कि प्रीव्यू क्या रहने वाला है इस पर्टिकुलर क्वार्टर के लिए। पहली बात तो हमने की कि म्यूटेड ग्रोथ रहने वाली है। दूसरी चीज़ ये जो ग्रोथ आउटलुक है इस बार की वो थोड़ी कॉशियस है और 3 से 5% की ग्रोथ आपको देखने को मिल सकती है इस क्वार्टर में। तो Q4 थोड़ा सा स्लो रहने वाला है आईटी सेक्टर के लिए, ये पहली चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। किन चीज़ों पर नज़र रहेगी वो समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ और सबसे इंपॉर्टेंट जिस पे सारी दुनिया बात कर रही है वो है जेन एआई और एआई के जो डिसरप्शंस हैं उसकी बात कर रही है। तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा वो निश्चित तौर पे देखना होगा। कंपनियां जब अपने नतीजे पेश करेंगी तो एआई को लेकर क्या कमेंट्री देती हैं उस पर आपकी नज़र रहनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि जो जेन एआई के डील्स हैं वो उसके कन्वर्जन पे भी, कि वो डील कन्वर्ट कैसे होती है, वो उसके कन्वर्जन पे भी, उसके रियलाइजेशन पे भी आपको निश्चित तौर पे नज़र रखनी होगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ होगी। हायरिंग के ट्रेंड्स क्या हैं, क्योंकि हायरिंग पर थोड़ा सा लगाम लगाया है आईटी कंपनियों ने, थोड़ी यहाँ पे स्लो डाउन देखने को मिली है। तो वो एक देखना इंपॉर्टेंट होगा कि हायरिंग की ट्रेंड्स क्या रहती हैं। उसके अलावा जो स्किलिंग कर रहे हैं वो एआई के लिए अपने वर्कफोर्स को रेडी कर रहे हैं, उस चीज़ पर आपको निश्चित तौर पे ध्यान रखना है। उसके लेकर क्या कमेंट्री आती है या फिर कंपनियां उसको लेकर क्या ऐलान करती हैं उस पर आपको ध्यान रखना है। मार्जिन्स कैसे रहते हैं ये निश्चित तौर पे देखिएगा इस बार के क्वार्टर में आप। और उसके अलावा एक और चीज़ कि रुपी का जो डिप्रिसिएशन हुआ है उसका फ़ायदा मिलता हुआ कहीं ना कहीं वाई ऑन वाई बेसिस पे, यानी सालाना आधार पर मिलता हुआ दिखेगा। तो उसका एक फ़ायदा आपको देखने को मिलेगा आईटी कंपनियों के नतीजों पर, तो उस पर भी आप नज़र रखिएगा। FY27 को लेकर क्या कमेंट्री रहती है ये निश्चित तौर पे सारी कंपनियों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। टीसीएस ने जो कमेंट्री दी या फिर जो तमाम आईटी कंपनियां आगे अपने नतीजे पेश करने वाली हैं उनके कमेंट्री पर आपको नज़र रखनी है। सेक्टोरल ग्रोथ जो ओवरऑल रहने वाली है
वो थोड़ी म्यूटेड रहने वाली है, लेकिन कुछ फ्रंट्स पर आपको हो सकता है कि पॉजिटिव सरप्राइजेज मिले, जैसे एआई को लेकर जो पॉजिटिव सरप्राइजेज मिल रहे हैं, टीसीएस ने जिस तरह से एआई को लेकर चीज़ें कही हैं, वो थोड़ा हो सकता है आपको कुछ पॉजिटिव सरप्राइजेज देखने को मिले, लेकिन ओवरऑल म्यूटेड ग्रोथ की उम्मीद है। एब्सोल्युटली विकास, तो चलिए एआई ट्रांसफॉर्मेशन और काफी सारे बदलाव आईटी सेक्टर के लिए एक्सपेक्टेशन से पता चल रहा है कि शायद एक म्यूटेड सॉफ्ट सेट नजर आए आईटी सेक्टर के लिए। अविनाश जी, एआई ट्रांसफॉर्मेशन जो है इसने आईटी सेक्टर को एक तरीके से एक ऐसी सिचुएशन में डाला है जहां पर उन्हें गो गेटर एटीट्यूड भी दिखाना है, बोथ कंपनीज और साथ ही वर्कफोर्स, और साथ साथ एक डिसरप्शन का भी काम किया है। कैसे देख रहे हैं इस सेक्टर की चाल को आप? और इनफैक्ट वर्कफोर्स को ट्रेन कर रही है कंपनियां खुद ट्रेन हो रही है और एआई के साथ कदम मिला रही है, नए डेवलपमेंट्स एआई से जुड़े ला रही है। क्या लगता है नतीजों के लिहाज से सेक्टर स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस? नहीं, मुझे लगता है कि देखिए आईटी सेक्टर में ये जो एआई का चैलेंज है ये कोई नया नहीं है। मेरे ख्याल से पहले भी ऐसे चैलेंजेस आईटी सेक्टर ने देखे हैं और मुझे लगता है कि एआई आने के बाद टेक्निकली स्पीकिंग प्रोडक्टिविटी इनफैक्ट आईटी कंपनीज की और भी अच्छी रहेगी। ऑलरेडी इन्फोसिस ने एंथ्रोपिक के साथ एक करार किया है। अभी कल टीसीएस के नंबर्स आ गए तो उन्होंने क्लियरली कहा है कि एआई रिलेटेड काफी डील्स और काफी डेवलपमेंट्स अभी इस साल में वो करेंगे। नंबर्स भी टीसीएस के काफी अच्छे हैं। मैं समझता हूं कि देखिए पूरा आईटी सेक्टर में थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन जरूर हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं डेफिनेटली आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। मे बी 1-2 क्वार्टर्स के बाद आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ पे 2 स्टॉक्स जो हमको पसंद है, जो आपके लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में होना चाहिए, एक तो टीसीएस ही होना चाहिए। मुझे लगता है ऊपरी लेवल से काफी पिटा हुआ है, करीबन 2750 2800 का नियर टर्म का टारगेट बनेगा। और दूसरा इन्फोसिस है जिसके नंबर्स नहीं आए, बट हमको लगता है कि ये क्वार्टर भी काफी स्ट्रॉन्ग होगा, कमेंट्री भी अच्छी रहेगी, प्लस रूपी डेप्रिसिएशन का भी बेनिफिट होगा। तो करीबन 1500 का टारगेट प्राइस यहाँ पे भी पॉसिबल लग रहा है। तो आई थिंक कभी तो फिलहाल हमारा मानना है कि लार्ज कैप आईटी पे ही रहे और एक बार इन दोनों कंपनीज की कमेंट्री आती है तो उसके बाद ही वी कैन टेक अ फ्रेश कॉल ऑन द स्मॉलर आईटी कंपनीज। ओके, टीसीएस और इन्फोसिस है फोकस रेडार पर अविनाश गोरक्षकर जी के। सुदीप जी, आप बताएं आईटी सेक्टर को आप कैसे देख रहे हैं और आपकी तरफ से चुनिंदा स्क्रिप्ट्स जो आपके पसंदीदा लिस्ट कैटेगरी में अगर कोई है आईटी सेक्टर से जुड़ी। देखिए आईटी सेक्टर में चैलेंजेस रियल है, हम कुछ भी कहें, एआई एक बहुत बड़ा डिसरप्शन है जो कि पूरा बिजनेस मॉडल को डिसरप्ट कर रहा है एआई आईटी कंपनीज का, और सारे कंपनीज अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले हफ्ते ही नया एंथ्रोपिक का एक मॉडल आया है जो कि टेस्टिंग और जो बग फिक्सिंग के लिए एक दिग्गज मॉडल माना जा रहा है, मिथोस बोल के, MYTHOS। और ये इतना पावरफुल मॉडल है कि इसको अभी पब्लिक में रिलीज नहीं किया गया है, एक लिमिटेड रिलीज लार्ज कॉर्पोरेट्स को किया गया है ताकि वो अपने बग फिक्स कर पाए। और ये अपरेंटली 30 साल पुराना जो बग्स है वो भी डिटेक्ट कर रहा है, और जो अच्छे प्रोग्राम्स जो चल रहे हैं सालों से उनमें से भी बग्स निकाल रहा है। तो ये जो डिसरप्शन होगा ये जबरदस्त होगा। कितने कंपनीज इंडिया में भी है, दुनिया भर में है, जो कि टेस्टिंग करके प्रोडक्ट टेस्टिंग करके अपना रेवेन्यू निकालते हैं, और इन लोगों के लिए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं क्योंकि ये पिछले हफ्ते ही ये प्रोग्राम आया है सामने। तो एक अनसर्टेन एनवायरनमेंट है, इस एनवायरनमेंट में आई वांट टू प्ले सेफ, और यहाँ पे थोड़ा मेरा चॉइस हटके है। मैं विप्रो में निवेश करने की सलाह दे रहा हूँ 275 रुपया का टारगेट रख के। 2-3 कारण है। पहला तो यहाँ पे बाईबैक आ रहा है और ये बाईबैक के जरिए शेयर होल्डर का वैल्यू इंप्रूवमेंट की संभावना रहेगी। दूसरा, ये कंपनी में क्योंकि कंपेयर टू द अदर बिग आईटी कंपनीज यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि ये थोड़ा जल्दी डिसीजन लेके मूव कर पा रहे हैं, और एआई ने भी अपना कदम रखा है। मल्टी मॉडल एआई प्लेटफॉर्म्स डेवलप कर रहे हैं और क्लाइंट सर्विसिंग के लिए भी एक फ्लेक्सिबल अप्रोच अडॉप्ट कर रहे हैं, जो कि मुझे लगता है कैन बी अ बेटर वे। क्योंकि अगर आपने एंथ्रोपिक के साथ ही टाई अप कर लिया तो सारे एंथ्रोपिक्स वाले मॉडल ही आपको यूज करने पड़ेंगे, आप साइबर स्पेस या ओपन एआई का मॉडल यूज नहीं कर पाएंगे। whereas ओपन आर्किटेक्चर प्लेटफॉर्म हैज अ बेटर अपॉर्चुनिटी ऑफ डिलीवरिंग अच्छे नतीजे आने वाले दिनों में। तो ये सब नजर में रखते हुए वेरी कंजर्वेटिवली मैं विप्रो में निवेश करने की सलाह दे रहा हूँ, 1 साल का नजरिया से 275 रुपए का टारगेट।
ओके, आईटी सेक्टर क्वार्टर रिजल्ट्स के अनुमान और दोनों एक्सपर्ट्स के व्यूज विद रिकमेंडेशन आपके सामने। अब बात करते हैं ऑटो क्षेत्र की। देखिए, ऑटोमोबाइल सेक्टर में डिमांड रेजिलियंस जो है उसने ग्रोथ को काफी हद तक एड किया है, लेकिन साथ साथ मार्जिन्स जो हैं उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि कॉस्ट स्क्वीज इनफैक्ट जो है वो रिलेटेड होता हुआ और उसका एक कंसर्न जरूर देखने को मिल रहा है। लेकिन गहराई से सृष्टि से समझते हैं कि ऑटो सेक्टर के नंबर्स एक्सपेक्टेशन क्या है। सृष्टि बताइए। देखिए, इस बार ऑटो की अर्निंग्स की बात करें तो अच्छे ही आंकड़े आने की उम्मीद है, क्योंकि यहाँ देखिए अक्रॉस द सेगमेंट्स जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो बहुत स्ट्रांग रही है, जहाँ पर टू व्हीलर्स और ट्रैक्टर्स लीड करते हुए दिखे हैं, पर पैसेंजर व्हीकल की भी जो ग्रोथ थी वो काफ़ी स्टेडी देखने को मिली। वॉल्यूम के लिहाज से 10 से 12% की हमने ग्रोथ देखी। वहीं अगर हम बात करें कमर्शियल व्हीकल की तो 20% की ग्रोथ रही। तो ऐसे में वॉल्यूम्स का सहारा था, बट ये भी आपको ध्यान में रखना होगा कि कहीं ना कहीं यहाँ पर कंपनीज ने बढ़ चढ़ इस क्वार्टर में डिस्काउंट दिया है। रॉ मटेरियल के जो प्राइजेस हैं वो कहीं ना कहीं बढ़ते हुए नजर आए हैं, और हालांकि उन्होंने प्राइस हाइक्स तो अनाउंस किए हैं, तो जनवरी में कुछ प्राइस हाइक्स हुए थे और अब अप्रैल में एक फ्रेश राउंड ऑफ प्राइस हाइक्स कंपनियों ने किए हैं। तो इन तमाम फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए देखिए आय तो यहाँ पर डबल डिजिट ग्रोथ ही दिखाएगी। आप तमाम कंपनीज की आय में से कोई भी निराशा हाथ नहीं लगेगी, इतना कहीं ना कहीं हम जरूर कह सकते हैं। बट रॉ मटेरियल की लागत के चलते वहां पे जो बढ़त देखने को मिली है, इनके मार्जिन्स पर सबसे ज्यादा नजर होनी चाहिए कि मार्जिन्स कंपनी किस तरीके से अपने मेंटेन और ग्रो करती हुई नजर आ रही हैं। और हालांकि अगर हम मुनाफे की भी बात करें तो वहां पर भी एक अच्छी ग्रोथ की उम्मीद है। मुनाफे में भी एक डबल डिजिट ग्रोथ की हम उम्मीद लगा के चल रहे हैं, बट आगे के लिए किस तरीके से वो अपनी स्ट्रैटेजीज डिफाइन कर रहे हैं, क्या कुछ गैस की दिक्कतें हुई हैं, गैस शॉर्टेज की दिक्कतें हुई हैं उनके सप्लायर्स को, आगे जियोपॉलिटिकल टेंशन को लेकर क्या कुछ इंपैक्ट वो देख रहे हैं, इस पर बाजार की सबसे पैनी नजर रहेगी। स्टॉक्स के लिहाज से कहीं ना कहीं टीवीएस मोटर्स, बजाज ऑटो, मारुति, टाटा मोटर्स, कमर्शियल व्हीकल, इन सब के अच्छे नतीजे आने की उम्मीद है, बट बुरे नतीजों में कहीं ना कहीं टायर कंपनीज थोड़ा सा निराश करती हुई नजर आ सकती हैं और चुनिंदा एंसिलरी काउंटर्स पर नजर जरूर रहेगी। ओके, अच्छे नतीजों के एक्सपेक्टेशंस, एंसिलरीज में टायर में शायद कंसर्न हो, बट अदरवाइज ऑटो सेक्टर के अच्छे नतीजे एक्सपेक्टेशंस हमने जाने। अब हमारे एक्सपर्ट से व्यूज लेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक। ऑटो सेक्टर तो काफी अच्छा का परफॉर्मेंस दिखाएगा, क्योंकि वॉल्यूम ग्रोथ अक्रॉस कैटेगरीज अच्छा है। अगर टू व्हीलर, फोर व्हीलर्स की बात करें तो मुझे लगता है कि देखिए इस बार अच्छे नंबर आएंगे। यहाँ पे दो स्टॉक्स जो हमको पसंद है, एक तो महिंद्रा एंड महिंद्रा है। देखिए ये कंपनी पहले से बहुत ही स्टेबल और अच्छा परफॉर्मेंस दिखा चुकी है। इनके ट्रैक्टर मार्केट शेयर में नंबर 1 पोजीशन है, बहुत ही अच्छे नंबर्स डिक्लेयर किए हैं। यूटिलिटी व्हीकल्स की बात करें तो यहाँ पे भी डबल डिजिट ग्रोथ है, और इनका जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का पोर्टफोलियो है यहाँ पे भी हमने देखा है कि बहुत अच्छी ऑर्डर बुक है। तो मुझे लगता है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा में डेफिनेटली एक अच्छा स्ट्रॉन्ग रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है। दूसरा स्टॉक रहेगा टाटा मोटर्स सीवी। देखिए टाटा मोटर्स सीवी में मुझे लगता है कि डीमर्जर के बाद ये पहला साल होगा जब आपको फुल ईयर के नंबर्स मिलेंगे, लेकिन जिस प्रकार का सीवी मार्केट में वापस रिवाइवल हो चुका है और प्लस जिस प्रकार से गवर्नमेंट का इंफ्रा स्पेंड बढ़ रहा है, यहाँ पे भी मुझे लगता है कि चौथी तिमाही अच्छी आएगी, आने वाला साल भी अच्छा रहेगा। तो करीबन 470-475 का टारगेट प्राइस और एमएनएम का करीबन 3480 का टारगेट प्राइस लेके ये दोनों शेयर्स हमको ऑटो सेक्टर में पसंद। ठीक है, तो चलिए ये राय ऑटो सेक्टर पर हमें मिलती हुई और साथ ही सुदीप जी आप भी क्विकली बताएं ऑटो सेक्टर पर आपके रिकमेंडेशंस। जी मेरा पसंदीदा अभी बजाज ऑटो है। परफॉर्मेंस तो बहुत ही अच्छा है, और ये जो वेस्ट एशिया क्राइसिस वगैरह इसके बाद हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि ईवी का डिमांड बढ़ रहा है, और इनके जो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स है बहुत अच्छा काम कर रहा है। इंडस्ट्री लीडिंग नंबर्स आ रहे हैं यहाँ से, और एक्सपोर्ट्स भी चालू किया है। इसके अलावा ओवरऑल बजाज ऑटो का एक्सपोर्ट मार्केट में बहुत अच्छा पकड़ है, और वहां पे अफ्रीका में पर्टिकुलरली अच्छी तरह से एक्सपोर्ट पिकअप किया है, और उम्मीद यह है कि आने वाले दिनों में यहाँ पे और भी इंप्रूवमेंट होगा। तो ओवरऑल 12,500 का टारगेट एक साल के लिए रख के यहाँ पे खरीदारी की सलाह। ओके, तो चलिए ऑटो सेक्टर की बात हो चुकी, अब एफएमसीजी सेक्टर का रुख करते हैं और एफएमसीजी सेक्टर के नतीजों से एक्सपेक्टेशन क्या है ये हमें स्नेही बता रही है। स्नेही बताएं कंजम्पशन का खेमा किस तरह का प्रदर्शन दिखाएगा इस बार।
जी हाँ, बिल्कुल। चौथी तिमाही के नतीजों की सीज़न शुरू हो चुकी है। आइए समझते हैं कि कंजम्पशन के क्षेत्र से आप कैसे नंबर्स देखने की उम्मीद रख सकते हैं। ओवरऑल अगर कंजम्पशन क्षेत्र के बारे में बात करें तो मोतीलाल ओसवाल का कहना है कि डिमांड रिकवरी ऑलरेडी दिखने लगी है कई क्षेत्रों में, जैसे कि एफएमसीजी है, ज्वेलरी है, लिकर है, इनरवेयर है, क्यूएसआर स्टॉक्स है। यहाँ पर अक्रॉस कई सारे क्षेत्र जो कंजम्पशन के अंदर आते हैं वहाँ पर डिमांड की रिकवरी दिखना शुरू हो चुकी है। इंडिया के मैक्रोज में भी हमें काफ़ी इंप्रूवमेंट दिखने लगा है। क्वार्टर 4 एक ऐसा पीरियड था जहां पर काफ़ी सारे फेस्टिविटीज़ भी थे, बहुत सारे त्यौहार थे, होली, ईद, गुड़ी पड़वा, रिपब्लिक डे का सेल था, तो इसके दम पर काफ़ी अच्छा मोमेंटम दिख सकता है क्वार्टर 4 में। रॉ मटेरियल प्राइसेस काफ़ी हद तक स्टेबल थे। बिल्कुल हमने क्रूड में वॉलेटिलिटी देखी, बट दूसरे रॉ मटेरियल प्राइसेस के बारे में बात करें कि जैसे कि वीट, मेज़, शुगर, टी, कॉफ़ी, इन सारे रॉ मटेरियल प्राइसेस में हमने काफ़ी हद तक कट देखा है, जो कि एब्सोल्युटली। अविनाश सर, डिमांड रिकवरी के संकेत हैं और ग्रोथ में भी सुधार की उम्मीद है। एफएमसीजी में आपके पसंदीदा रिकमेंडेशंस क्या होंगे? मानसी, रिकमेंडेशंस के लिए हमको दो कंपनीज पसंद है। एक तो बेवरेजेस में वरुण बेवरेजेस पसंद है। मुझे लगता है कि देखिए इस साल गर्मियों का सीजन काफी अच्छा चला है, पिछले साल अच्छा नहीं था, तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छा विकल्प हो सकता है। करीबन 430 का रेट चल रहा है, हमको लगता है अराउंड 480-85 का टारगेट प्राइस मिलेगा। और दूसरा जो कंजम्पशन रिलेटेड स्टॉक है वो V2 रिटेल है। बहुत ही बढ़िया बिजनेस आउटलुक कंपनी ने शेयर किया है। 60% का टॉप लाइन ग्रोथ आ गया है, 8% का एसएसजी ग्रोथ है, तो यहाँ पे करीबन 230-240 का टारगेट प्राइस मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि रिटेल ऑल्सो कैन बी इंक्लूडेड इन कंजम्पशन, तो ये हमारी तरफ से दूसरा पिक रहेगा। ऑलराइट, और सुदीप सर, आपको क्या पसंद है इस सेक्टर के लिए पर्टिकुलरली? अब मुझे गोदरेज कंज्यूमर अच्छा लगता है। बहुत दिनों से हम लोग का नजर इस पे था और परफॉर्मेंस ठीक ठाक नहीं आ रहा था। अभी के जो बिजनेस अपडेट्स आए हैं वो बेहतरीन है, पर्टिकुलरली जो इंटरनेशनल मार्केट्स है वहां पे इंडोनेशिया वगैरह में बहुत अच्छा कामकाज चल रहा है। अफ्रीका एंड अदर जियोग्राफीज में भी इंटरनेशनली अच्छा प्रदर्शन हो रहा है। साथ साथ इंडिया में भी बिजनेस पिकअप किया है, तो हम लोग को लगता है कि आने वाले दिनों में भी गोदरेज कंज्यूमर में मोमेंटम बरकरार रहेगा। 1250 रुपए का टारगेट रख के 1 साल के लिए खरीदारी की जा सकती है। ऑलराइट, और क्विकली अब आगे बढ़ते हैं, रविंदर से जुड़ते हैं और उनसे समझते हैं कि इन पर्टिकुलर मेटल सेक्टर के नतीजे कैसे रह सकते हैं। रविंदर, बताएं मेटल सेक्टर से क्या उम्मीदें हैं इस तिमाही? जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी के चलते Q4 FY26 जो है मेटल स्पेस के लिए काफ़ी वॉलेटाइल रहा है। यहाँ पर अगर बात करें अर्निंग्स के तो हायर रियलाइजेशन और बेटर वॉल्यूम जो है यहाँ पर Q1Q से स्प्रेड इंप्रूव होने की एक्सपेक्टेशन है, जिससे कि Q4 FY26 में स्टील कंपनीज का एबिटा जो यहाँ पर करीब 16 से 70% तक जो है ग्रो हो सकता है उन्हें सिक्वेंशियल बेसिस। वहीं अगर बात करें रिटेल स्टील की, तो यहाँ पर रिटेल स्टील जो प्राइसेस है उसमें 6300 से जो है 9800 पर टन यहाँ तक बढ़े हैं, जिससे कि रियलाइजेशन जो है 3000 से 4000 पर टन जो है ऊपर आ सकता है। और साथ ही वॉल्यूम्स में जो यहाँ पर करीब 2 से 10% के यहाँ पे क्यू ग्रोथ का जो है होने की एक्सपेक्टेशन है। हालांकि कोकिंग कोल और आयरन ओर के कॉस्ट प्रेशर से मार्जिन पर थोड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है। वहीं अगर बात करें नॉन फेरस कंपनीज की, तो यहाँ पर कमोडिटी प्राइस में स्ट्रेंथ देखने को मिला है, जहाँ पर LME पर जिंक जो यहाँ पे करीब 2% और एल्यूमिनियम जो है करीब 13% Q1Q बढ़ा है, और सिल्वर भी यहाँ पे जो है करीब 52% का यहाँ पे जंप देखने को मिला है। और इसका डायरेक्ट फायदा हिंडाल्को, वेदांता और हिंदुस्तान जिंक जैसे प्लेयर्स को मिलेगा, जिससे कि ओवरऑल अर्निंग्स आउटलुक जो है काफ़ी पॉजिटिव है। और हायर सेल्स, अब बात करें माइनिंग वाली कंपनीज की, तो यहाँ पर हायर सेल्स वॉल्यूम की वजह से एबिटा में जो यहाँ पे करीब 15% की यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल सकती है, लेकिन रियलाइजेशन जो है करीब 7% ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन हो सकता है, इसलिए वॉल्यूम ग्रोथ सपोर्ट दे रहा है और पर प्राइसिंग प्रेशर डाउनसाइड रिस्क बना हुआ है। सो ओवरऑल इन शॉर्ट यहाँ पर Q4 FY26 में जो मेटल स्पेस में जो कंपनी है उनकी जो अर्निंग है थोड़े से यहाँ पे अच्छे आने के एक्सपेक्टेशन है। ठीक है अविनाश सर, ज्यादा रियलाइजेशन और वॉल्यूम से फायदा मिलेगा। क्विकली आपसे जानना चाहूंगी मेटल सेक्टर पर आपके टेक्स। नहीं, आई थिंक डेफिनेटली आउटलुक पॉजिटिव है। हमको लगता है चौथा तिमाही काफी अच्छा होना चाहिए, और यहाँ पे हमको 2 स्टॉक्स पसंद है। एक तो टाटा स्टील है, देखिए नंबर्स अभी पहले 9 महीने में बहुत ही तगड़े आ गए हैं, चौथा तिमाही भी काफी अच्छा आएगा, तो यहाँ पे हमको लगता है कि टाटा स्टील कैन बी अ गुड चॉइस।
और दूसरा स्टॉक रहेगा वेदांता। देखिए वेदांता में भी हमको लगता है कि अभी रिस्ट्रक्चरिंग फाइनली होने वाला है, 5 कंपनीज में ये कंपनी बटेगी, प्लस ओवरऑल जो प्रोडक्ट मिक्स है यहाँ पे भी मुझे लगता है कि 770-775 का टारगेट प्राइस अगले 6 से 12 महीने में पॉसिबल है। तो टाटा स्टील और वेदांता ये हमारे टॉप पिक्स है मेटल सेक्टर। ठीक है, टाटा स्टील, वेदांता, अविनाश जी की तरफ से। सुदीप सर, मेटल सेक्टर पर तो आपका व्यू है ही, लेकिन ऑयल मार्केटिंग एंड नेचुरल गैस सेक्टर से जुड़ा एक स्टॉक भी है जो आपके रिकमेंडेशन है, क्विकली बताइएगा। तो मैं मेरा अविनाश से सहमत हूँ, वेदांता मेरा फेवरेट है। ऑयल सेक्टर में मुझे लगता है कि जो अपस्ट्रीम कंपनीज हैं वहां पे अपॉर्चुनिटी ज्यादा बन रहा है, और ओएनजीसी मेरा फेवरेट स्टॉक है। देखिए ग्लोबल ऑयल प्राइसेस पहले $60 पर बैरल ब्रेंट था, वहां से अभी लगभग जो नया लेवल पकड़ेगा आफ्टर स्टेबिलिटी ऑल्सो वो करीबन $80 to $90 पर बैरल होगा। तो इसका फायदा एग्जिस्टिंग ऑयल प्रोड्यूसर्स जैसे ओएनजीसी इसको मिलेगा। साथ साथ ओएनजीसी की एफिशिएंसी भी सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो रहा है, सरकार का फोकस भी है एक्सप्लोरेशन की तरफ। तो यहाँ पे ₹400 का टारगेट 1 साल के लिए रख के खरीदारी की जा सकती है। ऑलराइट, सुदीप सर, अविनाश सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और नतीजों से ठीक पहले अनुमान के हमारे इस खास शो में हमारे साथ हमारा साथ देने के लिए, और साथ ही आपके रिकमेंडेशंस हमारे साथ शेयर करने के लिए। देखिए सारे इंपॉर्टेंट सेक्टर्स एक्सपेक्टेशंस